हेलो स्टूडेंट, मैं सनी, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप सभी का कुमार क्लासेस ऑफिशियल के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूं। कुमार क्लासेस ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट किया हुआ है, आप लोग को जैसा कि पता है। तो जो इंटरेस्टेड है अपने आप को चाहे तो इस बैच में इनरोल कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे इम्पोर्टेंट MCQs के ऑफलाइन टेस्ट सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है अपने आप को इनरोल कर ले। इनरोलमेंट के लिए सारी जानकारी आपके थंबनेल पे दी गई है। ठीक है, आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जिसको भी लगता है कि ये सेशन इंपॉर्टेंट है और अच्छे क्वेश्चन थे तो इस सेशन को लाइक कर देगा, शेयर कर देगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेगा। ठीक है, इसी के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, कि कहाँ पर घरेलू वायरिंग में पोर्सलिन का प्रयोग किया जाता है। घरेलू वायरिंग में पोर्सलिन का प्रयोग किया जाता है। और पता है पोर्सलिन हमारा क्या है, एक इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, जिसको चीनी मिट्टी भी कहते हैं। तो कहाँ पर प्रयोग होता है? ऑप्शन देखें तो तारों में, स्विच बोर्ड में, कटआउट में या बल्ब होल्डर में। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका पोर्सलिन का प्रयोग कहाँ होता है। हमारे बल्ब होल्डर में भी पोर्सलिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, होल्डर में, क्योंकि वो इंसुलेटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कहाँ प्रयोग करते हैं? बल्ब होल्डर में सर स्विच बोल रहे हैं, पोर्सलिन का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर मिश्रण है किसका? सोल्डर किसका मिश्रण है? ऑप्शन दिया है सीसा तथा टीन, सीसा तथा तांबा, सीसा तथा लोहा, सीसा तथा जस्ता। देखो पहली कहानी, जस्ता प्रयोग नहीं होता, लोहा प्रयोग नहीं होता, तांबा प्रयोग नहीं होता। ठीक है, प्रयोग क्या होता है सर? Pb प्लस टीन होता है ना। तो क्या लिखते हैं? सीसा तथा टीन का प्रयोग होता है। रेशियो क्या होता है? 60-40 का होता है। अब जैसे जैसे इसको हार्ड बनाना है, तुमको हार्ड शोल्डर बनाना है तो सॉफ्ट शोल्डर हो गया रेशियो, और हार्ड शोल्डर बनाना है तो धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाओ, इसको कम करते चले जाओ। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? टी कनेक्शन विधि निम्नलिखित में से सही है। टी कनेक्शन विधि के लिए या फिर जो ट्री कनेक्शन करते हैं उसके लिए कौन सी विधि सही है? जैसे लूप मेथड करते हैं ना वायरिंग में, लूप मेथड करते हैं, और कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड प्रयोग करते हैं। ठीक है, ट्री मेथड, जॉइंट मेथड प्रयोग करते हैं, क्लीट वायरिंग प्रयोग करते हैं, कंसील कंडुइट वायरिंग प्रयोग करते हैं। तो सब सारी कहानी। तो टी कनेक्शन में क्या फ़ायदा होता है तुमको के लिए सही है? इसमें कम पावर खर्च होता है? नहीं, पावर तो कम खर्च नहीं होता है। ठीक है, खर्च से कोई लेना देना नहीं है। सुंदर दिखता है? नहीं सर जी, सुंदर भी नहीं दिखता है, बाहर होता है सारा जाल की तरफ फैला होता है। ठीक है, इसमें तार कम खर्च होता है। हाँ देखो कौन नहीं है, ये कम है, तो ये सही है। कि ट्री में क्या होता है, जो कंडक्टर की लागत है वो कम रहती है, यानी एक तरीके से कहें तो कॉस्ट क्या रहती है? कम हो जाती है, यानी तार की खपत कम हो जाती है, तार कम खर्च होता है। ठीक है, लूप वाले कंसेड वाले की तुलना में। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। सभी सही तो है नहीं। निम्नलिखित बारे में टीक की लकड़ी पट्टी का उपयोग किया जाता है कहाँ पे? टीक की लकड़ी पट्टी का उपयोग होता है कहाँ? क्लीट वायरिंग में, केसिंग कैपिंग में, CTS TRS, या इनमें से कोई नहीं। किसका प्रयोग करना है? लकड़ी की पट्टी का प्रयोग। देखो लकड़ी की पट्टी की बात करते हैं तो बैटन वायरिंग का प्रयोग हो सकता था, वायरिंग का प्रयोग हो सकता था। ठीक है, और क्या दिया है? पट्टी का उपयोग। देखो पहले जो केसिंग कैपिंग होती थी, जो नीचे लगा के उस पर नाली की तरह चढ़ा देते हैं, कंडक्टर बीच में भर के ऊपर से एक और बंद कर देते हैं। ठीक है, उसको केसिंग कैपिंग करते हैं, और अधिकतर आयताकार होता है, देखे होंगे दुकानों उकानों में। ठीक है, तो उसमें पहले लकड़ी की होती थी वो, अब PVC आने लगी ना, पहले लकड़ी की होती थी वो। ठीक है, पहले लकड़ी का प्रयोग होता था। ठीक है, तो पहले लकड़ी का होता था, अब PVC का होने लगा है। तो ये CTS उसकी बात नहीं बोला कि पहले होता था कि नहीं होता था। ठीक है, अधिकतर जो होता है CTS और जो TRS केबल होती है
उसके पहले हम लकड़ी बिछा देते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं, सब केबलों का प्रयोग करते हैं। मगर अगर बैटन वायरिंग होता है, याद रखो, अगर बैटन वायरिंग होता है, बैटन वायरिंग जिसमें टीक वुड या शीशम उसम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट होता, ठीक है, बैटन वायरिंग दिया होता तब। नहीं तो इसमें ऐसे कर सकते हैं कि ऑप्शन डी टिक कर लो, सही है। क्योंकि देखो प्रेजेंट की बात नहीं बोला है, ठीक है, सॉरी पहले की बात नहीं बोला। अब तो केसिन कैपिंग भी किसके आने लगी हैं, पीवीसी के आने लगी हैं, ठीक है। सीटीएस टीआरएस भी क्या होती है, बैटन वायरिंग के ऊपर जो पहले लकड़ी की होती थी, सॉरी केबल होता है तो नॉर्मल चलता है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। अगर बैटन वायरिंग दिया होता या पहले पूछा होता कि पहले किस में प्रयोग करते हैं, तब बोल सकते थे सर जी केसिन कैपिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस वायरिंग की दक्षता अधिक होती है। वायरिंग की दक्षता मतलब जो ज़्यादा दिनों तक चल सकती है, एक बार खर्च लग तो गया मगर ज़्यादा दिन तक चलती है, उसमें फॉल्ट कम होने के चांसेस होते हैं, तारों की क्षति होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो कोई और नहीं, हमारा क्या होता है, कंडुइट वायरिंग, जो पहले से ही हम जब क्या बोलते हैं उसको, जब सेंटरिंग होती है घरों की छतों की, तभी क्या कर देते हैं, उसको बिछा देते हैं पाइप को, ठीक है, को सारी चीज़ कर देते हैं जिससे पाइप अंदर छिप जाता है। फिर उसके बाद सेंटरिंग होने के बाद प्लास्टर होने से पहले हम क्या कर देते हैं, उसमें तार और बिछा देते हैं, ठीक है। तो उस वायरिंग की क्या होती है, लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कंड्यूट वायरिंग सही आंसर हो जाएगा। इसको कंड्यूट कंसील्ड भी लिखा रहता है कभी कभी, ठीक है ना, इसको याद रखना। क्लीट वायरिंग जो कटिया उटिया मार के करते हैं उसको बोलते हैं। और केसिन कैपिंग तो बता ही दिए। किस स्विच द्वारा 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ किया जाता है, यानी इसमें से कौन सा स्विच है जिसके द्वारा तीनों फेज के परिपथ को ऑन ऑफ कर सकते हैं। टीपीआईसी, टम्बलर स्विच, आईसीडीपी या पेंडेंट। टीपीआईसी ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच फुल फॉर्म पूछेगा तो, ट्रिपल पोल फुल फॉर्म पूछे तो क्या बोलोगे, तो यही बोलेंगे ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच, जो क्या करता है, तीनों फेज को एक साथ ऑन या ऑफ कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो टीपीआईसी सही आंसर हो जाएगा। जो क्या आईसीडीपी यानी आयरन क्लेड डबल पोल वाली है, जो 2 फेज को कंट्रोल कर सकती है। और पेंडेंट तो समझो पेंडेंट होल्डर में आता है, होल्डर के टाइप है, जो लटकी रहती है ना, देखते हो दुकानों पे ठेले वेले पे जो बाहर लगती है, तो इसको पेंडेंट टाइप होल्डर बोलते हैं। घरों में लगे एनर्जी मीटर में कुल कितने पॉइंट होते हैं। पहले तो जो घरों में एनर्जी मीटर लगा होता है वो कौन से टाइप का होता है, तो वो मेरा होता है इंटीग्रेटेड टाइप। इसको याद रखना है, कौन सा होता है, इंटीग्रेटेड टाइप, सही है। यूनिट कितने मापता है, किलोवाट आवर में मापता है। ये कहानी हो गई। किस पे काम करता है सर, एसी पे काम करता है। एसी पे काम करने का मतलब सर आरएमएस मान को दर्शाएगा, ठीक है, इतनी कहानी हो गई, सही है ना। अगर इसमें अंदर जाएंगी तो करंट कॉइल पोटेंशियल कॉइल होता है, उसमें पोटेंशियल कॉइल जो होता है वो क्या होता है, हाईली इंडक्टिव होता है। और इसमें जो पॉइंट लगी होती है वो कितनी लगी होती है, तो सर 4 लगी होती है। एनर्जी मीटर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इसमें इसी तरह 4 पॉइंट होंगे, 1 2 3 4, ऐसे ही बनी होगी। होता क्या है, ये बन गया, 4 पॉइंट बनाया था ना, 1 2 3 4, ऐसा होता है। फिर क्या होता है, इसमें तो फेज निकल जाती है, 1 2 3 4, कितने पॉइंट हो जाते हैं सर, ये हो जाते हैं हमारे 4 पॉइंट हो जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, 4 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। वायरिंग परिपथ में एनर्जी मीटर लगा होता है, वायरिंग परिपथ में एनर्जी मीटर लगा होता है। परिपथ में फ्यूज के बाद, परिपथ में फ्यूज के बाद, परिपथ में पहले, परिपथ के जंक्शन बॉक्स के बाद, या पर एनर्जी मीटर की सप्लाई दी जाती है, सॉरी, तो क्या सही होगा, परिपथ में फ्यूज के बाद लगाई जाती है, परिपथ में फ्यूज से पहले। यहाँ पे देखो क्या है, फ्यूज, ठीक है, यहाँ पे है फ्यूज से पहले, या परिपथ में जंक्शन बॉक्स के बाद।
तो देखो कहाँ लगेगा तुमको भी पता है कैसी होती है, एनर्जी मीटर होती है, ठीक है, एनर्जी मीटर होती है सर। यहाँ से केबल आती है, फेजर न्यूट्रल अंदर जाती है, अंदर चली गई 2 लाइन पे, फेजर न्यूट्रल अंदर चली गई। फिर क्या होती है, यहाँ से फेजर न्यूट्रल बाहर आती है, यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है और एक यहाँ पे फ्यूज लगा होता है। तो कहाँ लगा होता है, एनर्जी मीटर के फ्यूज के पहले लगा होता है एनर्जी मीटर, बाद में नहीं, ठीक है ना, याद रखना। नहीं तो अगर मान लो यहाँ पे एनर्जी मीटर फ्यूज लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे फ्यूज लगाने क्या है, यहाँ से हम चोरी नहीं कर सकते थे, एनर्जी मीटर में जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए केबल आके डायरेक्ट अंदर जाता है, फिर उससे निकलने के बाद हमारे क्या होते हैं, फ्यूज लगे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूज में, परिपथ में फ्यूज से पहले होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। परिपथ में फ्यूज से पहले, ऊपर कर देते हैं, परिपथ में फ्यूज से पहले लगे होते हैं, ठीक है, फ्यूज अभी बताते लिखना है, फ्यूज से पहले लगे होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी मीटर में सप्लाई दी जाती है, ट्रांसफार्मर, जंक्शन बॉक्स किससे, अच्छा ये 10 क्वेश्चन है। सप्लाई किससे देते हैं जी, सर्विसमैन ही नाम है ना, जो केवल हमारे पोल से एनर्जी मीटर तक आती है उसे सर्विसमैन कहते हैं। जिसकी यूनिट किस में दिखाते हैं, तो उसकी यूनिट दिखाते हैं किलोवाट में, ठीक है, किलोवाट के हिसाब से डिजाइन की जाती है सर्विस में। ये सब सारी चीज़ बता चुके हैं, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत भट्टी के तापक्रम नियंत्रित करने के लिए कौन सा प्रतिरोध प्रयोग किया जाएगा, विद्युत भट्टी के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए कौन सा प्रतिरोध प्रयोग किया जाएगा, FTR, NTC, VDR या LDR। लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, ये तो पहले ही काट दो, ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट या फिर FTR, ठीक है। तो एक है FTR यानी फर्नेस टेम्परेचर रेसिस्टर, ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, FTR का करते हैं, फर्नेस टेम्परेचर रेसिस्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, FTR का प्रयोग किया जाता है विद्युत भट्टी में तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। NTC मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो थर्मिस्टर ये सब तुम्हारे होते हैं, सेमीकंडक्टर ये सब, ठीक है। और ये वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर है, सही है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रकार के वायरिंग में फॉल्ट ढूंढने में कठिनाई होती है। और बाबू सेशन पसंद आ रहा है होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। और चैनल पे नए आए हुए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, डेली वीडियो आती है, ठीक है, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। तो फॉल्ट किस में ढूंढना आसान होता है जी, जो कंडक्ट के अंदर जो कि सेंटरिंग किए थे हम लोग, सेंटरिंग के पहले ही वायरिंग लगा दिए, ठीक है, तो उसमें से खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फॉल्ट को, ठीक है, फॉल्ट को खोजना, सॉरी हम बोल रहे हैं फॉल्ट को खोजना मुश्किल हो जाता है, फॉल्ट को खोजना आसान हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जब हुआ रहेगा फॉल्ट तो तुम्हारे सारे जंक्शन बॉक्स पे ही हुए होंगे जहाँ पे जॉइंट है, ठीक है, तो तुम आसानी तो खोज सकते हो। मगर जहाँ 75 जॉइंट है तुमको 75 जॉइंट को चेक करना पड़ेगा, जो कि ट्री सिस्टम में सबसे वीक होता है, ठीक है। जो तुम टैपिंग कर करके तार ऐठ कर करते हो वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उसमें फॉल्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मगर तुम्हारे जो कंड्यूट कंसील होते हैं उसमें वायरिंग भले ही महंगा होता है मगर फॉल्ट बहुत कम होता है, ठीक है, और खोजना भी आसान होता है, बस बल्ब के जंक्शन को खोल लो या जंक्शन बॉक्स में खोल लो मिल जाता है तुमको, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि रजिस्ट्री सिस्टम जो होता है सबसे ज़्यादा उसमें फॉल्ट ढूंढने में कठिनाई होती है, क्योंकि बहुत सारी जगह खुले होते हैं या टैपिंग होती है, ठीक है ना। चलो सीलिंग रोड से सप्लाई दिया जाता है किसको, ट्यूबलाइट को, पंखे को, दोनों को। सीलिंग रोड से दोनों को सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है, तो मैं सीलिंग रोड से दोनों को सप्लाई दिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है जब तुम्हारे दीवार पे भी क्या होता है सीलिंग रोड लगा के उसको जंक्शन बॉक्स को ढक्कन को बंद किया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको भी सीलिंग रोड बोलते हैं। तो दोनों की सहायता से तुम क्या कर सकते हो, ट्यूबलाइट को और पंखे को दोनों को सप्लाई दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगर दोनों ऑप्शन नहीं होता तब पंखे को टिक करते हैं। अर्थिंग के तार का रंग क्या होता है जी, इसको तो चलो इसको हटा के आगे फटते बढ़ते क्या होगा, हरा हो जाएगा, ठीक है, इसको आगे सॉल्व कराने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हरा अर्थिंग का कलर। 3 कोर केबल में न्यूट्रल का कलर कैसा होता है, न्यूट्रल कलर कैसा होता है सर, ब्लैक होता है ना, न्यूट्रल कलर
ब्लैक होता है, याद रखना न्यूट्रल कलर ब्लैक होता है और अर्थिंग का कलर ग्रीन होता है, इसको याद रखना है। चलो ये सब याद रखने वाली चीज़ है और ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन। आई नियम का 32 क्या दर्शाता है? ओवरहेड क्रेन एकदम नहीं, ठीक है। निर्माण तथा स्थापना संबंधी निर्देश नहीं, और क्या दिया है? अर्थिंग दिया है, हाँ। क्या हो जाएगा? अर्थ संबंधी नियम होते हैं। किससे संबंधित? अर्थिंग संबंधी नियम होते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं सर जी, ठीक है। चलो अर्थिंग संबंधी नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो लकड़ी के प्रयोग करते समय, लकड़ी के पोल का प्रयोग करते समय 2 खंभों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? लकड़ी के पोल का सर जी 40 से 50। देखो क्या क्या होता है। 40 से 50 किसकी हो गई? हमारी लकड़ी के पोल की हो गई, ठीक है। फिर देखो याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर 50 से 80 सर ट्यूबुलर स्टील की होती है मीटर, ट्यूबुलर स्टील वाले पोल जो होती है, ठीक है। जो ट्यूबुलर मतलब जो खोखले वाले स्टील वाले पोल होते हैं उनकी। फिर 80 से 100 सर आरसीसी का प्रयोग करते हैं। किसका? आरसीसी वाले का प्रयोग करते हैं। फिर 100 से 150 या फिर 120 तक किसका प्रयोग करते हैं? जो रेल वाली होती है, ठीक है, जो आई प्रकार की होती है रेल वाली, उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर फिर हम क्या लगाने लगते हैं? फिर टावर वावर की कहानी चलने लगती है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आई नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रिकल मशीन का मेन स्विच धरातल से ऊंचाई होनी चाहिए कितनी? इलेक्ट्रिकल मशीन का मेन स्विच धरातल से कितनी ऊंचा होनी चाहिए? 1.5, 2 मीटर, 1.2 मीटर या 1 मीटर? कितनी होनी चाहिए? ये लगभग, हाँ लगभग 1.5 मीटर, ठीक है। कितनी? लगभग 1.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। स्विच बोर्ड की भी ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल तार बोलता है कि फ्लेक्सिबल कंडक्ट पाइप कितना लगाते हैं? तो लगभग 1 मीटर लगाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखनी है। 2.25 मीटर क्या होती है? फैन। 2 या 2.5 मीटर किसकी होती है? फैन की ऊंचाई होती है धरातल से। क्वेश्चन नंबर 18, एमसीबी का नॉब किस कलर का होता है? बेसिकली ये होता है ब्लू कलर का, ठीक है। बेसिकली होता है ब्लू कलर का, जो इंडस्ट्री में प्रयोग होती है। और तुम चले जाओगे कहाँ पे? टोटल नॉर्मल लाइट फैन सर्किट में, तो लाइट फैन सर्किट में तुम्हारी हो जाती है ब्लैक कलर की, ठीक है। और जब हाई वोल्टेज पावर स्टेशन पे चले जाते हो तब हो जाती है रेड कलर की, ठीक है। ये तीनों कलर होते हैं, तो याद रखना किसका कलर कहाँ होता है। अधिकतर हम नीले का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद काला आता है, फिर लाल होता है, ठीक है ना। चलो किसी केबल का आर्मोर बना होता है, बताया था ना, सिम्बस, CIMBAS। बेडिंग के ऊपर और सर्विंग के नीचे। आर्मोरिंग का काम क्या होता है? सजित केबल को यांत्रिक क्षति से यानी मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए, जो जर को लगता है केबल पर, केबल कटे ना, उसलिए प्रयोग करते हैं। अच्छा, बचाने के लिए आर्मोरिंग यानी जाली कवच, जिसको कवच बोलते हैं। कवच किसका बना होता है? तो सर जी स्टील की पट्टियाँ या फिर स्टील तार का प्रयोग किया जाता है। स्टील की पत्तियाँ होती हैं या फिर स्टील तार का प्रयोग किया जाता है। तो स्टील की पत्तियाँ है जिसको स्टील स्ट्रिप बोलते हैं, या फिर स्टील वायर का भी प्रयोग किया जाता है, जालीनुमा आकार। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी केबल में आर्मोर लगाने का उद्देश्य होता है, वही कहानी है, फिर पूछ दिया किसी केबल में आर्मोर लगाने की कहानी क्या है? उद्देश्य क्या है? सर वही है कि इससे यांत्रिक क्षति से बचा जा सके, केबल को बचाया जा सके। किस लिए? यांत्रिक आघात से बचाने के लिए, ठीक है। और केमिकल और नमी उमी से बचाने के लिए मेटेलिक शीट का प्रयोग करते हैं। सही है ना। चलो आगे देखते हैं। एल्युमिनियम के जोड़ पर सोल्डिंग के लिए क्या प्रयोग होता है? एल्युमिनियम के जोड़ पर सोल्डिंग के लिए क्या प्रयोग होता है? अल्फा बी, अल्फा ई, अल्फा जी, ठीक है। अल्फा बी, इसमें देखो थोड़ा डाउट हो रहा है, ठीक है। इसमें हमको डाउट हो रहा है, हम इसको गलत नहीं बता सकते, कल देख के बताएंगे, ठीक है ना, किसका प्रयोग हो रहा था। सही है। चलो आज का हाँ,
थ्री पिन सॉकेट में अर्थिंग पिन के संबंध में सही है क्या? थ्री पिन सॉकेट में जो अर्थिंग होता है वो क्या होता है? लंबा होता है, हाँ सर लंबा होता है। मोटा होता है, हाँ सर मोटा होता है। सबसे ऊपर होता है, हाँ सर सबसे ऊपर होता है। देखिए हो गए, तो क्या बोल सकते हैं सर? सभी सही है। क्यों ऐसा है बोलते हैं? क्योंकि पहले तो पहचान हो चुके हैं। दूसरा, परिच्छेद काट या लंबाई बढ़ने से क्या हो सकती है? उसका प्रतिरोध कट जाएगा, यानी कम से कम लीकेज करंट भी वो क्या कर लेगा? सहन करके परिपथ में उतार सकता है अर्थिंग में, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। नमी का कैसा प्रभाव इंसुलेशन सामग्री पर होता है? ठीक है, नमी का प्रभाव क्या होगा? परावैद्युत स्थिरांक में कमी नहीं, स्ट्रेन तो नहीं बढ़ेगा जी। परावैद्युत स्ट्रेन मतलब इंसुलेशन प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगा? नहीं सर जी, कभी नहीं बढ़ेगा। विद्युत लॉस घटेगा? नहीं सर जी, विद्युत लॉस बढ़ जाता है। वैसे तो इंसुलेटर है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सर जी परावैद्युत स्थिरांक में कमी आ जाती है। परावैद्युत स्थिरांक में कमी आती है, जिससे अब वो इंसुलेटर नहीं रह गया है मॉइस्चर सूखने के बाद, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि नमी से दूर रखना चाहिए केबल वेबल को, क्योंकि वो इंसुलेटर को तो इंसुलेटर तरह काम करो ना, कंडक्टर क्यों बनने चाह रहे हो? सही है ना, इसलिए। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, आरसीसी पोल वही आ गया, दूरी कितनी होती है? सर 60 से 100 मीटर दिया है, और कहीं अगर 80 से देखिए रिजल्ट देखिए 80 लिखने का, 80 से 100 मीटर भी दिए तब भी उसी को टिक करके आना है, सही हो जाएगा। किसकी? आरसीसी पुल की बात हो रही है, ठीक है। ए वाली किसकी है? तुम्हारे वो लकड़ी वाले की, ठीक है। किसी घरेलू वायरिंग की सर्वोत्तम विधि क्या है? सर्वोत्तम विधि देखो, वैसे तो कंडक्ट कंसील्ड वायरिंग सर्वोत्तम विधि, वायरिंग करना है तो उसी से करो, मगर इन तीनों में देखेंगे क्योंकि नन दिया नहीं है तो नन तो नहीं, ऑल तो होगा नहीं। किसका प्रयोग सबसे अधिक करो तुम? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम का प्रयोग करो सबसे अधिक, ठीक है, जो आजकल बहुत धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम का प्रयोग करो, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी मच।